नमस्कार दोस्तों। नया साल, नई उम्मीदें और नए सपनों का आगाज। लेकिन सोचिए, हर साल की तरह क्या ये साल भी सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें बदलने तक सिमट जाएगा, या इस बार आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जो वाकई मायने रखे? नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। हर सपना, हर ख्वाब और हर लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में तैयार करें, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हम सब चाहते हैं कि आने वाला साल हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो, लेकिन सच ये है कि अगर हमारा दिमाग पुरानी उलझनों और नकारात्मक सोच में फंसा रहेगा, तो नए साल का ये मौका भी बीते सालों की तरह हाथ से निकल जाएगा। सोचिए, आपका दिमाग आपके लिए एक नया सफर शुरू करने की चाबी है। अगर आप इसे सही तरीके से चलाना सीख लें, तो आप न सिर्फ अपने सपनों को पा सकते हैं, बल्कि हर दिन को जी भर के जी सकते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कैसे अपने दिमाग को नए सिरे से रीसेट करें, कैसे तनाव और उलझनों से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, और कैसे इस साल को अपने जीवन का सबसे यादगार साल बनाएं। नए साल की शुरुआत सिर्फ जश्न से नहीं, एक नई सोच से होनी चाहिए। तो आइए अपने दिमाग को नई ऊर्जा से भरें और एक ऐसा साल बनाएं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें अपने फैसलों या कामों पर पछतावा होता है। कई बार हमारा ईगो हमें सॉरी बोलने से रोकता है, लेकिन माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या हमेशा गलत हैं। असल में ये दिखाता है कि हमें अपने रिश्तों और दूसरों की भावनाओं की परवाह है। ये इस बात का सबूत है कि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी काम से दूसरों को तकलीफ पहुंचे। गिल्ट यानी अपराध बोध हमारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर गहरा असर डाल सकता है। जब हम बार बार वही गलती करते हैं या अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते, तो हमें खुद पर भरोसा कम होने लगता है। इससे हमारे अंदर निराशा बढ़ती है और कई बार हम डिप्रेशन जैसी स्थिति में चले जाते हैं। गिल्ट के दो पहलू होते हैं, रचनात्मक और विनाशकारी। रचनात्मक गिल्ट हमें अपने मानकों और मूल्यों के प्रति सचेत रखता है। यह दर्शाता है कि हम अपने फैसलों और कामों को लेकर ईमानदार हैं। अगर किसी को बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं पता। रचनात्मक गिल्ट हमें खुद को सुधारने और आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। विनाशकारी गिल्ट हमें बार बार हमारे दोषों का एहसास दिलाकर पीछे खींचता है। यह हमें अपनी गलतियों के बोझ तले दबाकर आगे बढ़ने से रोकता है। गिल्ट को सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। उचित गिल्ट हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। कई बार हमारा दिमाग समस्या को हल करने के बजाय गिल्ट में उलझा रहना पसंद करता है, क्योंकि यह आसान लगता है। पर ऐसा करने से समस्या सुलझती नहीं, उल्टा हमारी मानसिक शांति और बिगड़ जाती है। हमें यह समझना होगा कि माफी मांगने से हमारे अंदर एक सुकून आता है। भले ही दूसरा इंसान हमारी माफी को न स्वीकार करे, लेकिन हमें यह सुकून रहेगा कि हमने अपनी तरफ से सही कदम उठाया। खुद को सुधारने का मतलब है अपनी गलत आदतों को बदलना। अगर हम अपनी गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग हमें माफ करना ही बंद कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। यह बदलाव न केवल हमें शर्मिंदगी से बचाएगा, बल्कि हमारी मानसिक सेहत को भी सही रखेगा। कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। ऐसे में बेवजह खुद को दोष देना सही नहीं है। इस बात को गौर गोपाल दास के एक दोस्त राजू की कहानी से समझा जा सकता है। राजू, जो टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने के लिए अमेरिका गए थे, अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। इसका कारण वीजा से जुड़ी समस्याएं थीं। इस वजह से राजू के मन में गिल्ट बैठ गया। उन्हें लगा कि अगर वह भारत में होते तो शायद उनके पिता अब भी जिंदा होते। 6 महीने तक राजू खुद को यही सोच सोच कर तकलीफ देते रहे। जब उन्होंने यह बात गौर गोपाल दास से साझा की, तो उन्होंने राजू को एक अलग नजरिया अपनाने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि अगर राजू अमेरिका में काम नहीं कर रहे होते, तो वह अपने पिता का महंगा मेडिकल खर्च नहीं उठा पाते। यह उनकी जॉब का ही नतीजा था कि उनके पिता को बेहतर इलाज मिल पाया और उनकी जिंदगी लंबी हो पाई। गौर गोपाल दास ने राजू को अपने माता पिता के साथ बिताए गए खुशनुमा पलों को याद करने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि राजू की जॉब उनके परिवार के लिए एक आशीर्वाद थी, न कि अभिशाप।
जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके लिए खुद को दोष देना बंद करना जरूरी है। हमेशा याद रखें कि आप एक इंसान हैं और इंसान गलतियां करता है। सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं और खुद को जज करते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। खुद को बार बार दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो हालात जरूर बदलेंगे। इसलिए अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। अपनी गलतियों से सीखिए, खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़ने का साहस रखिए। यही जिंदगी को बेहतर बनाने का सही तरीका है। हमारा मन एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो हमें हमारी सोच के अनुसार अलग अलग जगहों पर ले जाती है। अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं तो ये हमें खुशहाल मंजिलों तक पहुंचाता है। लेकिन यदि हमारी सोच नकारात्मक हो तो यही गाड़ी हमें दुख और तकलीफ के रास्तों पर ले जाती है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर हम अच्छे और प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान देंगे तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। लेकिन अगर हम पुरानी बातों में उलझे रहेंगे और उन्हें बार बार कुरेदेंगे तो चाहे हम कितने भी अच्छे माहौल में हों, संतोष नहीं पा सकते। अतीत की कड़वी यादें अक्सर उन सूखे पत्तों की तरह होती हैं जो जमीन पर गिरकर शांत पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हवा का झोंका आता है वे फिर इधर उधर बिखर जाते हैं। यदि हम बार बार इन यादों को छेड़ते हैं तो ये हमारे मन को अशांत कर देती हैं। इसीलिए बीती बातों को वहीं छोड़ देना बेहतर होता है। स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है। द स्लीप फाउंडेशन के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन कई लोग, खास तौर पर 35% अमेरिकी वयस्क, इससे कम सोते हैं। इनमें से बहुत से लोग अनिद्रा, इंसोम्निया की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका बड़ा कारण है हमारे दिमाग में भरे दुखद विचार और चिंताएं। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में बीते दिनों के अनुभव, असफलताएं और तकलीफें घूमने लगती हैं, जो हमारी नींद को चुरा लेती हैं। कई बार हम अपनी खुशी और आत्मसम्मान को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जैसे किसी की तारीफ या सहमति का इंतजार करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हर बार निराशा का सामना करना पड़ता है। यह समझना जरूरी है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना हमें ज्यादा सशक्त और खुशहाल बनाता है। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे दिल से जिएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को खुद संभालें और उन्हें दूसरों पर निर्भर न करें। हमारे मन में यादें अक्सर उन अलमारी में रखे पुराने सामान की तरह होती हैं जिन्हें हम तभी देखना पसंद करते हैं जब हमें उनकी जरूरत हो, लेकिन कभी कभी किसी घटना या शब्द से यह अलमारी अपने आप खुल जाती है और पुरानी चीजें बाहर आ जाती हैं। इन्हें संभालने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप उन यादों को पहचानें और उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। उन्हें खुद पर हावी न होने दें। सीखने की कोशिश करें। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अगर किसी घटना ने आपको दुख दिया है तो उससे सबक लें और आगे बढ़ें। 3, अच्छी यादों को जगाएं। जब भी मन उदास हो, उन पलों को याद करें जब आप वास्तव में खुश थे। यह आपके आत्मविश्वास और खुशी को बढ़ाने में मदद करेगा। गौर गोपाल दास की एक घटना से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। वे एक बार एक परिवार से मिलने गए थे। बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उसे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। गौर गोपाल दास ने पूछा कि क्या वह उनकी बातों से कुछ सीखता है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे उनके जोक्स तो याद रहते हैं, लेकिन बातें नहीं। इस पर गौर गोपाल दास ने समझाया कि उनकी हर कहानी के पीछे एक सीख होती है। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि हमें अपनी बातों को इस तरह कहना चाहिए कि लोग सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उसे समझें और अपनाएं। हमारा अतीत हमारे आज और कल को खराब न करे, इसके लिए जरूरी है कि हम उसे एक सबक के रूप में लें। अपनी यादों और भावनाओं को इस तरह संभालें कि वे आपको आगे बढ़ने में मदद करें, न कि आपको रोकें। याद रखें, आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है। 2019 में श्री गौर गोपाल दास सिंगापुर के एक बड़े सम्मेलन में भाषण देने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, लोग उन्हें देखकर यह मान बैठे कि वे बेहद गंभीर और सख्त स्वभाव के व्यक्ति होंगे। आखिरकार वे एक संत जो थे। लेकिन मंच पर आते ही गौर गोपाल दास ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके शब्दों में न केवल ज्ञान था, बल्कि एक सरलता और मुस्कान भी थी। उनकी बातों में एक खासियत थी कि वे भारी भरकम शब्दों और कठिन व्याख्यानों से दूर रहते थे। उनका मकसद था कि हर कोई उनकी बातें समझ सके
और अपनी जिंदगी में उन पर अमल कर सके। उनके लिए किसी बात को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले इंसान को सहज बनाया जाए। यही वजह थी कि गौर गोपाल दास ने अपने भाषण की शुरुआत हल्के फुल्के चुटकुलों और किस्सों से की। उन्होंने अपनी बातों से सबको इतना हंसाया कि लोग उनकी हर बात को ध्यान से सुनने लगे। उनकी ये शैली उन्हें बाकी वक्ताओं से अलग बनाती है। जब उनका भाषण खत्म हुआ और वे मंच से नीचे जाने लगे, तभी दर्शकों ने जोर जोर से सोफिया सोफिया चिल्लाना शुरू कर दिया। पहले तो गौर गोपाल दास थोड़ा चौंके। वे सोचने लगे कि यह सोफिया कौन हो सकती है। क्या यह कोई मशहूर शख्सियत है या फिर कोई कलाकार? उनके मन में कई सवाल थे। तभी उनकी टीम ने बताया कि सोफिया से मिलने के लिए उन्हें बैक स्टेज चलना होगा। बैक स्टेज पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सोफिया नाम की यह कोई महिला नहीं, बल्कि एक रोबोट थी। वह गुलाबी पोशाक पहने हुए थी और बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी। गौर गोपाल दास ने सोफिया को देखकर सोचा कि क्या रोबोट सच में इंसानों की तरह हो सकते हैं। सोफिया को मंच पर ले जाया गया और वहां उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन के दौरान एंकर ने सोफिया से एक सवाल किया जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन की बात थी। सवाल था, क्या भविष्य में रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे? यह सवाल सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें सोफिया पर टिकी थीं। सोफिया ने जवाब दिया, मैं एक रोबोट हूं और मेरी पूरी कार्य क्षमता इंसानों पर निर्भर है। आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे बनाया है। मैं आपकी मदद कर सकती हूं, लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकती। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और तालियों की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। गौर गोपाल दास ने इस घटना से एक गहरी सीख ली। उन्होंने समझा कि रोबोट चाहे कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, इंसान की भावनाओं और उसकी समझ का मुकाबला नहीं कर सकते। रोबोट प्रोग्राम किए जाते हैं, जबकि इंसान अपने अनुभवों और भावनाओं से सीखता है। यही इंसान को खास बनाता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन तभी जब हम उन्हें सही तरीके से संभालना सीखें। वे मानते हैं कि भावनाओं को संभालने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। अगर आप गुस्से में हैं, तो खुद से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर किसी ने आपकी आलोचना की और आप परेशान हो गए, तो इसका कारण खोजें। इसके बाद अपनी भावनाओं को समझें। जो भी आपको परेशान कर रहा है, उसे शांत दिमाग से सोचें। यह जानने की कोशिश करें कि वह चीज आपको क्यों प्रभावित कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भावनाओं से उबरना सीखें। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं, या अपने किसी करीबी से अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें समय लगता है और धैर्य चाहिए, लेकिन जब आप इसे बार बार करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आप जान जाते हैं कि कौन सी चीजें आपको परेशान करती हैं और उनसे निपटने का सही तरीका क्या है। इस घटना ने यह साबित किया कि इंसान का सबसे बड़ा गुण उसकी भावनाएं हैं। रोबोट चाहे कितने भी उन्नत हो जाएं, लेकिन वे इंसान की तरह महसूस नहीं कर सकते। यही चीज हमें उनसे अलग और खास बनाती है। श्री गौर गोपाल दास के इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उनका सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। यही हमारे जीवन को बेहतर बनाने का असली तरीका है। हमारी पहचान कई परतों से बनी होती है। सबसे पहली परत है हमारा शरीर। हमारे शरीर को समझना आसान है, क्योंकि ये हमें हर दिन दिखाई देता है और महसूस होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। हमारी इंद्रियां भी इन्हीं तत्वों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, हम अपनी आंखों से चीजें देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद महसूस करते हैं और त्वचा से छूने का अनुभव लेते हैं। लेकिन केवल इंद्रियों से ही जीवन का अनुभव लेना मुमकिन नहीं है। इनके काम करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, और वो है हमारा मन। हमारा मन ही यह तय करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है और क्या नजरअंदाज करना है। हमारे आसपास हर समय कई चीजें हो रही होती हैं, लेकिन हम सब कुछ महसूस नहीं करते। हमारा मन यह फैसला करता है कि कौन सी बात हमारे लिए जरूरी है। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे अनुभव करवाता है जो सोचने समझने की सीमा से भी आगे होते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यह एहसास हमें जिंदा होने से भी ज्यादा गहराई तक महसूस करवाता है। अब बात करें हमारी अगली परत की, जिसे हम अहम या ईगो कहते हैं। यह वो परत है जो हमें हमारी भूमिकाओं के बारे में बताती है।
जिंदगी में हम कई तरह के रोल निभाते हैं, कभी एक दोस्त, कभी भाई, कभी कर्मचारी या नेता। लेकिन कई बार इन रोल्स में इतना खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। इसी बात को समझने के लिए एक किस्सा याद आता है। मशहूर अभिनेता डैनियल डे लुइस को उनके किरदारों में डूबने के लिए जाना जाता है। जब उन्होंने एक फिल्म में प्रेसिडेंट का रोल निभाया तो वो उस रोल में इतना खो गए कि शूटिंग खत्म होने तक लोगों से कहते रहे कि उन्हें प्रेसिडेंट कहकर ही पुकारा जाए। उनका यही समर्पण उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलाता है। हमारी जिंदगी भी एक रंगमंच की तरह है। हम सभी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। ये रोल हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी असली पहचान इन रोल से अलग है। हमारी पहचान की सबसे गहरी परत है हमारी आत्मा। आत्मा वो है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह किसी भौतिक चीज से नहीं बनी होती, बल्कि यह एक तरह की ऊर्जा है जो हमारे अंदर हमेशा जलती रहती है। इससे आप अपनी चेतना भी कह सकते हैं। जिंदगी को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपनी हर परत का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। हमारा शरीर, मन, अहम और आत्मा, ये सब आपस में जुड़े हैं। जब हम इन सभी को ठीक से समझकर इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारी जिंदगी खुशहाल और संतुलित बनती है। यानी हमें अपने हर रोल को निभाना है, लेकिन अपनी असली पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिंदगी में हर किसी के बुरे दिन आते हैं। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ हम ही परेशान हैं, लेकिन असल में हर इंसान अपनी अपनी मुश्किलों से जूझ रहा होता है। लोग दुख 3 तरीकों से झेलते हैं। पहला, जब हम खुद कोई गलत फैसला लेते हैं या गलती करते हैं। दूसरा, जब कोई और हमें तकलीफ देता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। और तीसरा, जब प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, भूकंप या कोई और आपदा हमें नुकसान पहुंचाती हैं। दुनिया में दुखों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन हम दूसरों के दर्द को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे तकलीफ देने से बचें। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान आपके सामने मुस्कुरा रहा हो, वो अंदर से बेहद टूट चुका हो। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। रिसर्च बताती है कि जब आप दूसरों के साथ दयालुता दिखाते हैं, तो इसका फायदा आपको भी होता है। इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोएल वोंग ने पाया कि जिन लोगों का रवैया सकारात्मक होता है और जो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, वे खुद भी ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। दूसरों के प्रति आपकी दया आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है और आपकी जिंदगी में प्यार और खुशी का एहसास बढ़ा देती है। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते के लिए किसी एक इंसान को चुनें। हर रोज उस व्यक्ति के साथ प्यार और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करें, उनकी मदद करें, उनके साथ समय बिताएं या उनकी कोई परेशानी हल करने में योगदान दें। हफ्ते के अंत में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच और फीलिंग्स कितनी बेहतर हो गई हैं। दया और हमदर्दी जताने के कुछ आसान तरीके हैं। एक, सुनना। अगर कोई अपनी परेशानी बताना चाहता है, तो उसे ध्यान से सुनें। 2, समझना। उनकी भावनाओं को महसूस करें और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। 3, मदद करना। सिर्फ बातें ना करें, बल्कि असल में मदद के लिए कदम उठाएं। इस बात को समझने के लिए एक कहानी है। एक किसान था जिसके पास कुछ पिल्ले थे। उसने उन पिल्लों को बेचने के लिए एक बोर्ड लगाया। कई लोग आए, कीमत पूछी, नस्ल के बारे में सवाल की। तभी एक छोटा लड़का आया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और किसान से कहा कि वह भी एक पिल्ला खरीदना चाहता है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये पिल्ले बहुत महंगे हैं बेटा।" लड़के ने जवाब दिया, "मेरे पास सिर्फ 39 पैसे हैं, लेकिन मैं पिल्लों को देखना चाहता हूं।" किसान ने उसे घर के पीछे ले जाकर पिल्लों को दिखाया। 4 पिल्ले दौड़ते हुए बाहर आए, लेकिन एक पिल्ला थोड़ा पीछे था, लंगड़ाता हुआ चल रहा था। लड़के ने तुरंत कहा, "मुझे यही पिल्ला चाहिए।" किसान ने चौंक कर पूछा, "ये तो ठीक से चल भी नहीं सकता, इसे लेने का क्या फायदा?" लड़के ने अपनी पैंट ऊपर की ओर अपनी नकली टांग दिखाते हुए कहा, "मैं भी तेज नहीं दौड़ सकता। मैं इसका दर्द समझता हूं, इसे मेरी जरूरत है।" किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह पिल्ला लड़के को मुफ्त में दे दिया। प्यार की कोई कीमत नहीं होती, उसने कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची हमदर्दी वही है जब आप किसी का दर्द महसूस करें और उसे समझें। यह सिर्फ सहानुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उस व्यक्ति की मदद करना और उसका साथ देना भी शामिल है। टॉक्सिसिटी यानी जहरीला व्यवहार हमारी जिंदगी में कई बार अनजाने में दस्तक दे जाता है।
ऐसे व्यवहार से हमें मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंचती है। कई बार हम खुद समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या किया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि टॉक्सिसिटी को पहचाना और उससे बचाव किया जा सकता है। हमारा मूड और हमारे इमोशंस अक्सर बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं। जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या सूंघते हैं, वे हमारे दिमाग पर असर डालती हैं। ये चीजें कभी हमारी पुरानी यादों को जगा देती हैं, तो कभी हमें खुशी या गम का एहसास कराती हैं। अगर आप किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरे हों, तो हो सकता है वह अनुभव आपके दिमाग में बार बार लौट कर आए। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी कहते हैं। यह आपके सपनों, फ्लैशबैक या विचारों के जरिए आपको परेशान करता है। टॉक्सिसिटी का असर भी कुछ ऐसा ही होता है। लोग हर समय टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन कभी-कभी उनका व्यवहार दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। टॉक्सिसिटी को पहचानना और समझना जरूरी है ताकि हम इससे निपट सकें। लॉस एंजल्स के थेरेपिस्ट बैरी सुएस्किंड के मुताबिक टॉक्सिक व्यवहार के कुछ मुख्य लक्षण हैं: स्वार्थी होना, झूठ बोलना, चालाकी दिखाना और दूसरों की भावनाओं की परवाह न करना। ऐसा व्यवहार कई कारणों से हो सकता है। कभी कभी यह सिचुएशन के कारण होता है, जैसे कि जब किसी का दिन खराब गया हो और वह तनाव में हो। ऐसी स्थिति को सिचुएशनल टॉक्सिसिटी कहा जाता है। अगर यह व्यवहार बार बार हो तो इसे आदत यानी हैबिचुअल टॉक्सिसिटी कहते हैं, और अगर कोई जानबूझकर ऐसा करे तो इसे इंटेंशनल टॉक्सिसिटी कहा जाता है। यह सबसे खतरनाक प्रकार है। गौर गोपाल दास की एक कहानी इस विषय को और बेहतर समझा सकती है। गौर गोपाल दास जब एक बार अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, तो वहां एक बड़े लीडर ने उन्हें उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया। उस व्यक्ति ने कहा कि संत बनने के लिए शहर छोड़कर जाने के कारण उनके पिता का दिल टूट गया था। गौर गोपाल दास इस बात से बेहद आहत हुए, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। वह जानते थे कि उस स्थिति में विवाद करना उचित नहीं होगा। अंतिम संस्कार के बाद गौर गोपाल दास को अपने ही शहर में एक स्पीच देनी थी। वह पहली बार अपने शहर के लोगों के सामने बोलने वाले थे। उनके मन में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। जब वह मंच पर आए तो उन्होंने अपनी मां को सामने बैठे देखा, जो गर्व से मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी उन्होंने भीड़ में उसी व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें उनके पिता की मृत्यु का दोषी ठहराया था। उस व्यक्ति की उपस्थिति ने उनके मन में गुस्सा और असंतोष भर दिया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा और अपनी स्पीच पूरी की। इस कहानी से एक अहम बात सीखने को मिलती है। टॉक्सिक लोगों के व्यवहार का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी हर बार संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि हम उनके प्रकार को पहचानें और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दें। सिचुएशनल टॉक्सिसिटी में अगर कोई व्यक्ति अपने खराब दिन के कारण गलत व्यवहार करता है, तो उसे माफ करना और उसे समझाना सही हो सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी आदत से मजबूर है और बार बार टॉक्सिक बिहेवियर दिखाता है, तो हमें उनके साथ सहानुभूति रखते हुए उन्हें सुधारने में मदद करनी चाहिए। वहीं इंटेंशनल टॉक्सिसिटी से निपटने के लिए सीमाएं तय करना जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन से रिश्ते आपके लिए सही हैं और कौन से नहीं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना सीखें जो आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं। हर हफ्ते के अंत में यह सोचें कि क्या किसी ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया है। अगर हां, तो खुद से यह सवाल करें कि क्या वह रिश्ता आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है। ना कहना सीखें। हर बात में शामिल होना और हर सिचुएशन में घुसना जरूरी नहीं है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। 3 ऐसे लोगों को चुनें जो आपके जीवन को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करते हों और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। टॉक्सिसिटी से बचना और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाना एक सफर है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी सोच और अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे, तो आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना पाएंगे। सोचो, तुम एक बहुत ऊंची इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर खड़े हो। वहां से नीचे की तरफ देखोगे तो हर चीज छोटी दिखेगी, चाहे लोग हों, गाड़ियां हों या घर। सब कुछ जैसे खिलौनों जैसा लगने लगता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम अपनी परेशानियों और छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उतनी ही छोटी लगने लगती हैं। ऊंचाई हमें यह सिखाती है कि बड़ी तस्वीर देखने पर छोटी समस्याएं ज्यादा डरावनी नहीं रहती। हमारी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं।
और हम अपने स्ट्रगल को पीछे छोड़ पाते हैं। अब एक दिलचस्प किस्सा सुनो। न्यूयॉर्क की एक मशहूर ऊंची इमारत थी। वहां रहने वाले लोग परेशान थे। सबसे बड़ी परेशानी थी लिफ्ट की। लिफ्ट आने में इतना वक्त लग जाता था कि लोग खड़े खड़े बोर हो जाते थे। दिन भर की मेहनत और थकान के बाद लोग जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन लिफ्ट का इंतजार हर दिन का सिरदर्द बन गया। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो ये जगह छोड़ देंगे। मैनेजमेंट परेशान हो गया। उन्होंने लिफ्ट की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मशीनें पुरानी थीं और उन्हें सुधारना आसान नहीं था। इससे बेहतर और कुछ सोचना जरूरी था। तब उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक से मदद मांगी। मनोवैज्ञानिक ने समझा कि लोगों की दिक्कत इंतजार से ज्यादा बोरियत थी। अगर लोग व्यस्त रहते तो यह समस्या इतनी बड़ी नहीं लगती। उन्होंने एक शानदार उपाय बताया। लॉबी की दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगवाए गए। यह सुनने में मामूली सा हल लगता है, लेकिन इसका असर गजब का था। अब जो लोग पहले इंतजार करते हुए चिढ़ जाते थे, वही लोग शीशे में खुद को निहारने में व्यस्त रहने लगे। कोई अपने बाल ठीक करता तो कोई अपनी ड्रेस चेक करता। शीशे ने उन्हें खुद से जोड़ दिया और शिकायतों का सिलसिला रुक गया। यह किस्सा सिर्फ एक समाधान की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जिस तरह शीशा हमारी बाहरी छवि दिखाता है, वैसे ही हमें एक ऐसा आईना चाहिए जो हमें हमारी भीतरी दुनिया दिखाए। खुद को जानना और समझना सबसे बड़ी सीख है, लेकिन खुद को जानने के रास्ते में 3 बड़े रोड़े हैं: अहंकार, स्वयं केंद्रितता और स्वार्थ। पहला, अहंकार। जब हम अपने को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं और दूसरों की राय, भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो यह घमंड बन जाता है। आत्मविश्वास और घमंड के बीच बहुत फर्क है। आत्मविश्वास हमें खुद की काबिलियत पर भरोसा करना सिखाता है, जबकि घमंड हमें दूसरों से कटकर सिर्फ खुद पर फोकस करने को मजबूर करता है। विनम्रता अपनाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। दूसरा, सिर्फ अपने में खोए रहना। कुछ लोग खुद को इतना केंद्रित कर लेते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी भावनाएं, इच्छाएं और जरूरतें दिखती हैं। यह सोच उन्हें समाज से दूर कर देती है। अगर हमें एक खुशहाल जिंदगी चाहिए तो दूसरों की परवाह करना सीखना होगा। तीसरा, स्वार्थ। स्वार्थी इंसान को सिर्फ अपने फायदे की चिंता होती है। वह दूसरों की मदद भी तभी करता है जब उसे बदले में कुछ मिले। इससे रिश्तों में खोखलापन आ जाता है। इन तीनों आदतों से बचने के लिए संतुलन बनाना जरूरी है। खुद की भलाई का ख्याल रखना बुरा नहीं है, लेकिन यह दूसरों की मदद करने से रोकना नहीं चाहिए। असल संतुलन तभी आएगा जब आप अपनी और दूसरों की खुशहाली के बीच एक तालमेल बैठाओगे। याद रखो, जैसे शीशे ने उन लोगों को अपना रूप दिखाकर उनकी समस्या हल की, वैसे ही खुद का आत्म मूल्यांकन हमारी जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब देता है। सबसे पहले आपने सीखा। कई बार हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने से वो और बढ़ती हैं। इस किताब ने सिखाया कि पहले अपनी फीलिंग्स को पहचानो, फिर उन्हें गहराई से समझो और उसके बाद उनसे आगे बढ़ने का रास्ता निकालो। यही तरीका आपको अंदर से मजबूत बनाता है। दूसरा, गिल्ट का मतलब है बार बार अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोष देना, लेकिन गिल्ट से हमें आगे बढ़ने में रुकावट होती है। किताब बताती है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और खुद को माफ करो, क्योंकि हर इंसान गलतियां करता है, पर सीखना जरूरी है। तीसरा, जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो हालात की वजह से नेगेटिव होते हैं या उनकी सोच टॉक्सिक होती है। यह किताब सिखाती है कि सिचुएशनल या हैबिचुअल टॉक्सिसिटी को समझदारी से हैंडल करो, लेकिन जो लोग जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाना सबसे सही है। चौथा, कई बार पुराने बुरे अनुभव हमें परेशान करते रहते हैं, पर किताब सिखाती है कि अतीत को सजा मत मानो, बल्कि उसे एक सीख मानकर आगे बढ़ो। जो चला गया उसे दोहराने से बेहतर है कि अपनी सोच को नई दिशा दो और पॉजिटिव रहो। पांचवा, सिर्फ खुद की परवाह करना काफी नहीं है, दूसरों के बारे में भी सोचो। सेल्फ अवेयरनेस से आप यह समझ पाते हैं कि दूसरों की भावनाएं क्या हैं। जब आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तभी आप दूसरों का भी सहारा बन पाएंगे। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक शरीर और दिमाग नहीं हैं। हमारी भावनाएं, हमारा आत्मसम्मान और हमारा आत्मा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक इन सब के बीच संतुलन नहीं बनेगा, तब तक सुकून से जीना मुश्किल है। तो अगर आप अपनी सोच को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं और हर दिन को खुशी और शांति के साथ जीना चाहते हैं,
तो इस किताब से बेहतर साथी आपको नहीं मिलेगा। हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अपने नए साल की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ में करें और यह साल सबसे अलग साल बनाएं। हमारी दुआ आपके साथ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।